अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ विद मुनीर अहमद। कल यानी कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में कराची समेत ज़मनी इलेक्शन हुए और जिसमें पीडीएम की मुख्तलिफ़ जमातों ने हिस्सा लिया, जिनका इत्तेहाद था, और एक अकेला पीटीआई का चेयरमैन लीडर इमरान खान मद्दे मुकाबिल था। और इस बार भी ज़मनी इलेक्शन पीटीआई ने, इमरान खान ने आवाम की मोहब्बत से भारी अक्सरियत में वोट लेकर कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ की कंटिन्यू ज़मनी इंतखाबात में फ़तह बार बार ये पैगाम दे रही है मौजूदा हुकूमत को, चाहे वो कोई सी भी हुकूमत हो, ये सब जानते हैं, मेरे कहने से ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के ज़मनी इलेक्शन में बार बार फ़तह हासिल करने के बाद ये पैगाम दिया जा रहा है आवाम की तरफ से कि वो ये मौजूदा हुकूमत को नहीं मानते और इस हुकूमत का वो ख़ात्मा चाहते हैं, मुल्क में आम इंतखाबात चाहते हैं, मुल्क में दोबारा इलेक्शन चाहते हैं। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो तो यकीनन नहीं चाहेगी कि मौजूदा दौर में इलेक्शन हो। उनकी कोशिश थी, उनकी ख्वाहिश थी कि शायद इमरान खान को कोई पूछेगा नहीं, लेकिन उनके बरक्स हुआ। ये पुरानी बातें हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप देख चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ। हम बात इससे आगे की करते हैं। क्या अब भी मौजूदा हुकूमत या वो लोग जो पाकिस्तान का दिल हैं और पाकिस्तान को हर मुश्किल हालात में संभालते हैं, क्या अब भी वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो, जीत उसी की हो जिनसे आवाम मोहब्बत करती हो, जिनसे आवाम प्यार करती हो और जिन पर आवाम एतमाद करती हो। जीत सिर्फ उनकी देखना चाहते हैं आवाम। और ज़मनी इलेक्शन में बार बार इमरान खान का फ़तह हासिल करना ये सीधा साफ पैगाम है कि आवाम किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। बात यह है कि अगर इस ज़मनी इलेक्शन के बाद भी नए इंतखाबात का ऐलान नहीं होता है तो ये समझ जाएं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतहा से ज़्यादा ढीठ है। इनके कान में जून नहीं रेंग रही और सब मिलकर हम दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। इससे पहले व्लॉग में मैंने आपको कहा था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से कि मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक शख्स के कत्ल के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो पट्टा सिस्टम है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उस पर भौचाल आया हुआ है। और इन बातों को देखते हुए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो पट्टा सिस्टम है उसने ये फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इमारतों को डेमोलिश किया जाए, उन इमारतों को भी डेमोलिश किया जाए जिनसे पैसे आ चुके हैं, उन इमारतों को भी डेमोलिश किया जाए जिनका पैकेज अभी इनके पास नहीं है। काशिफ लल्लू नामी एक शख्स था जो बिल्डर्स भी था, इन्वेस्टर भी था, मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था एक अच्छा इंसान भी था। और सिर्फ काशिफ लल्लू का मर्डर नहीं हुआ, एक बिल्डर का मर्डर नहीं हुआ, एक इन्वेस्टर का मर्डर नहीं हुआ, बल्कि एक इंसानियत का मर्डर हुआ है। और अगर पुलिस साफ और शफाफ तहकीकात करे तो इसके कातिल यकीनन बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और जो इस कत्ल में मुलव्विस हैं यकीनन वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। मुख्तलिफ लोग चाहते हैं कि काशिफ लल्लू के कत्ल का जो मामला है वो किसी और से घूम जाए, लेन देन के उसमें घूम जाए, पैकेजेस के हवाले से घूम जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब जानते हैं कि काशिफ लल्लू के जो बहनोई थे उनसे पैसों का तनाज़ा चल रहा था और ये मर्डर भी वही मसले का एक हिस्सा है। काशिफ लल्लू का मर्डर जो है, काशिफ लल्लू एक अच्छा इंसान था, उसके जनाजे में काफ़ी लोगों ने शिरकत की और अक्सरियत जो है वो यही कह रहे थे कि काशिफ लल्लू बंद मुट्ठी से, बंद हाथ से काफ़ी ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। और काशिफ लल्लू की मौत के बाद उन घरानों में आज फाके की नौबत आ चुकी है। अब ये काशिफ लल्लू के अहल खाना का फ़र्ज़ है
अगर वो जानते हैं कि काशिफ लल्लू किन को सपोर्ट करते थे, अगर उनको अल्लाह ने दिया है तो उन घरानों को आज भी उस तरह नहीं तो इन हालात में जैसा मुमकिन हो सके उनकी मदद करें, क्योंकि एक नेकी का काम है। काशिफ लल्लू की जो रूह है उसको यकीनन सवाब मिलेगा। अब आते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मौजूदा सिस्टम में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो मौजूदा सिस्टम है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की शुरू से पॉलिसी रही है कि यानी अगर इस वक्त किसी एरिया में एक अफसर है और उसने वो पैसे लिए रिश्वत के और 2 दिन बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो नया अफसर आता है, नया अफसर आता है वो फिर पैसे मांगता है। अब वो बोलते हैं हमने उसको दिया तो वो तो गया, अब हमें दे। तो यही काशिफ लल्लू जो बेचारा कत्ल हुआ है उसके मर्डर के बाद इन लोगों में पैसों की जंग चल रही है। अफसरान परेशान हैं, अफसरान वैसे ही परेशान थे क्योंकि सिस्टम क्या, तो हर अफसर, हर आर्किटेक्चर, हर इंजीनियर परेशान है। तो अफसरान वैसे ही परेशान थे, अब मज़ीद परेशानी आ गई है क्योंकि ज़ाहिर है जो सिस्टम है वो ये कह रहा है कि बिल्डिंग को तोड़ो, जितनी बिल्डिंग है उनको तोड़ो, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर बल्दियात को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आज़ाद कराना चाहिए, पट्टा सिस्टम ख़त्म करना चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को, आर्किटेक्चर्स को, इंजीनियर्स को जो है वो उनकी ज़िम्मेदारियों से उनको काम करने देना चाहिए, ताकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपना काम, उनके अफसरान आज़ादाना तरीके से काम करेंगे तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर यकीनन बहाल होगा। और एक बात मैं सालों से लिख भी रहा हूँ, अपने अखबार में कह भी रहा हूँ कि ग्राउंड+3 का नक्शा अप्रूवल कर लें आप, छोड़ दें 1 और 2 को, क्योंकि सालों हो गए जब आप रोक ही नहीं सके। 6-6 मंजिला बिल्डिंगें नाज़माबाद में बन रही हैं, तो बाकी इलाकों को तो आप छोड़ें जो KMC लैंड है। आप ग्राउंड+3 का नक्शा मंजूर करें और ग्राउंड+3 के नक्शे के बाद आप 8 फीट 10 फीट के अलावा बाउंड्री अगर बनती है या 12 फीट की टंकी की हाइट से ज़्यादा कोई टंकी बनाता है, हाइट रखता है उसके स्ट्रक्चर की टंकी के, तो फिर ग्राउंड+2 कर दें, पूरा 3rd फ्लोर डेमोलिश कर दें उसका। इस शर्त पर जो है वो ग्राउंड+3 का नक्शा पास किया जाए। 2 ड्राइंगें रखी जाएँ, एक का ज़ीना साइड से रखा जाए, एक का ज़ीना सेंटर से रखा जाए। जो सेंटर से ज़ीना नक्शा पास कराए उसकी फ़ीस अलग रखी जाए, इससे आपके रेवेन्यू में भी इज़ाफ़ा होगा। जो साइड का ज़ीना रखता है उसकी फ़ीस कम रखी जाए। लेकिन ये काम वो लोग करेंगे जो करप्ट ना हों, जो करप्शन में मुलविस ना हों। लेकिन जो इस वक्त जो पोजीशन है और सालों से जो पोजीशन है, ज़ाहिर है एक हम्माम में सब नंगे हैं, तो ये ऐसा कोई कानून बनने देगा नहीं। फ़िलहाल अल्लाह शहर कराची पर भी रहम करे पाकिस्तान के साथ साथ। अब आते हैं तीसरे मौजू पर कि कराची में आज जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ, 2 दिन पहले वहाँ मुज़ाहरा हुआ था जिसमें कुछ जेंट्स भी शामिल थे, लेडीज़ भी शामिल थी। उन्होंने इलेक्शन के बाइकाट के बोर्ड उठा रखे थे, प्ले कार्ड उठाए हुए थे और MKM के बानी के हक़ में नारे भी लगा रहे थे और इलेक्शन के बाइकाट के भी नारे लगा रहे थे। लेकिन बात ये है कि देखें, वो जो मामलात थे पहले वो अब बिल्कुल चैप्टर क्लोज़ हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर MKM ने बाइकाट किया है तो जो वोट की इस वक्त काउंटिंग है उसको अगर देखा जाए तो लोगों ने एतमाद का इज़हार किया है PTI पर, और ज़ाहिर है PTI पर इसलिए एतमाद का इज़हार किया क्योंकि PTI ने बेशक कराची में डिलीवर नहीं किया, लेकिन इमरान खान इस वक्त जो सिस्टम एक लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के आज़ाद कराने के हवाले से, करप्ट लोगों से आज़ाद करने के हवाले से, तो लोगों के जहन में बस वो बात बैठी हुई है। और हो सकता है कि अब इमरान खान कुछ कराची के लोगों के लिए भी कराची की तरक्याती कामों के हवाले से कुछ पैकेजेस का ऐलान करेंगे और करना चाहिए उनको। लेकिन MKM के जो बानी थे उनके लिए भी सियासत में कोई गुंजाइश है नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अल्ताफ़ हुसैन की इस वक्त सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। सिंध के गवर्नर नए आ चुके हैं और सिंध के गवर्नर कौन है, ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये सिंध के गवर्नर वो हैं कि जब ये साहब PIB में थे, PIB फारूक सत्तार ग्रुप में थे, तो MKM भादराबाद जो थी उन्होंने इख्तिलाफ़ का इज़हार किया और इख्तिलाफ़ात के बाद फारूक सत्तार से कहा कि आप इन साहब को अपने से अलग कर लें तो आप MKM पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे, वरना आप MKM पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे। और फारूक सत्तार के ऊपर MKM पाकिस्तान के दरवाजे
एक एक करके बंद होना शुरू हो गए। और हुआ यही कि जब फारूक सत्तार ने उनका साथ ना छोड़ा तो फिर बिलाखिर फारूक सत्तार को एमकेएम पाकिस्तान से और उनकी जिम्मेदारियों से उनको फारिग कर दिया गया। वो साहब कुछ अरसे मसरूफ़ रहे, तो उनका नाम है कामरान तिसूरी। कामरान तिसूरी साहब अचानक से पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करते हैं एमकेएम हैदराबाद के साथ, और उनको गवर्नर सिंध बना दिया जाता है। किसी मीडिया पर्सन ने ये सवाल नहीं उठाया कि आपने फारूक सत्तार को फारिग इसलिए किया था एमकेएम पाकिस्तान से कि उनकी दोस्ती कामरान तिसूरी से थी। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि आज कामरान तिसूरी को आपने गवर्नर सिंध कैसे बना दिया। कामरान तिसूरी अच्छे इंसान होंगे, ज़िम्मेदार भी होंगे, लेकिन फिर उस वक्त एमकेएम पाकिस्तान ने इनको अलग क्यों करवाया था? एक बड़ा अहम सवाल है जिसे एमकेएम हैदराबाद को जो है वो वजाहत के साथ देना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है एमकेएम पाकिस्तान की भी कोई अपनी वैल्यू है नहीं और वो अपने नहीं चल रहे हैं। क्योंकि देखें एमकेएम जो बानी एमकेएम की एमकेएम थी वो तो अब ख़त्म हो चुकी है, और ये जितनी अब पार्टियां बन चुकी हैं ये सब अपने आप को लीडर मानते हैं। सज़ा का कोई अमल नहीं है, सवाल जवाब का कोई अमल नहीं है, हर आदमी बादशाह है। तो एमकेएम पाकिस्तान आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही है। आवाम का मुतालबा यही है कि इनको भी जो है वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए और महाजिर कार्ड का इस्तेमाल अब इनको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इलाकाई कारकुनान हैं, कुछ ज़िम्मेदारान हैं कराची के कई इलाकों के, वो चाहते हैं कि कराची में तरक्याती काम हो, और वो गाय भगाए लगे भी रहते हैं अपने अपने इलाकों में पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे काम कराने के लिए। अगर ये न्यू जनरेशन तहरीक इंसाफ की हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, अगर ये न्यू जनरेशन बल्दियाती इंतखाबात में जीत जाती है तो यकीनन कराची जो है एक बार फिर अगर इसको बजट फराहम किया गया और इनको काम करने का मौका दिया गया न्यू जनरेशन को, तो कराची एक बार फिर यकीनन अमेरिका, कनाडा, यूरोप नहीं बल्कि कराची कराची बन जाएगा। सेंटर न्यूज़ विद मुनीर अहमद को कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।